जी आपका स्वागत है। आइए, जो हमारी छोटी सी कोशिश थी कि केमिस्ट्री के लेक्चर रिकॉर्ड करके फ्री क्लासेस यहाँ पे नेगेटिव ट्यूटोरियल के चैनल पे चलाते हैं, तो उसके 3 लेक्चर्स हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं काफ़ी अच्छे से, जो अपलोड कर दिए गए हैं। और चौथा लेक्चर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो आज हमने मतलब नई चीज़ सीखी है, पढ़ाने का एक नया तरीका जो बाकी लेक्चर से अलग होंगी। ठीक है, आप देखेंगे और डिफरेंस भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जी, वो नया तरीका यही था कि पढ़ाई को हम पीछे रखें, हम आगे इसको प्रेजेंट करें। तो जो चौथे लेक्चर है, जो हमारे आगे की जो फॉरवर्ड जाना है हमें, तो ये है कि अब हम आगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में केमिकल रिएक्शंस जो हुई थी, जो कितने सारे जो लॉज थे जो पहले ही हो चुके हैं, जो साइंटिफिक वैज्ञानिकों ने ढूंढ के रखे हैं, जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो पहला नियम जो है हमारा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं जी। उसकी डेफिनेशन है ये, इनको खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे वो एंटोनी लेविसियर थे, जो 1743 से लेकर 1794 तक जीवित थे। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसकी जो परिभाषा है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो हम फॉर एग्जांपल के लिए ऐसे मान सकते हैं कि अगर ए और बी जुड़ता है और रिएक्शन होती है, और अगर सी और डी हमें मिलता है, तो मास ऑफ बी इक्वल्स टू हो जाएगा मास ऑफ सी प्लस में मास ऑफ डी। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट का मास होगा वही हमें प्रोडक्ट का मास मिलेगा। ठीक, जैसा कि हमने कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। सो सेम उसी का उदाहरण लेते हुए, अगर हम मास ऑफ ए 2 ग्राम और मास ऑफ बी 3 ग्राम को जोड़ेंगे, तो मास ऑफ सी और मास ऑफ डी जो हमें मिलेगा लगभग 5 ग्राम, और मास ऑफ डी मतलब ये बना ही नहीं रिएक्शन में, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। उस एग्जाम्पल में ऐसा है कि अगर हम 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर डिकम्पोज करें, तो हमें मिलता है 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, जो हमें मिला, अब हमें ये साबित करना है कि दीज आर इन एग्रीमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसमें जो हमें मिला लॉ ऑफ, तो उसको हम साबित कैसे करें। ठीक है, इसको हम मतलब कैसे आंसर लिखें, इसका सॉल्यूशन। तो नीचे सॉल्यूशन है और आगे ये है कि हम लिखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट, तो 10 ग्राम 10 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है। फिर हम मास ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड जोड़ देंगे और लगभग हमारा आएगा 10 ग्राम। ठीक है, तो फिर हम एक लाइन लिखेंगे, सिंस द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, हैंस दिस इज इन एग्रीमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ आवर आंसर। ओके जी, आइए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के दूसरे उदाहरण पर, मतलब दूसरे एग्जाम्पल पे। इसमें एग्जाम्पल में जो लिखा हुआ है, जो आपके सामने है, ठीक है, वो लिखा हुआ है कि जब 4.2 ग्राम ऑफ NaHCO3 को हमने मिलाया 10 ग्राम ऑफ CH3COOH में। ठीक है, जो हमें मिला वो मिला CO2 मिली हमें 2.2 ग्राम, और रेजिड्यू जो बचा हुआ था, ठीक है, अनरिएक्टेड जो था, जो रिएक्ट नहीं हुआ, वो हमें मिला 12 ग्राम लगभग। ठीक है, तो इसमें हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दर्शाना है जी, पहला। और बी जो है, इसमें क्या था कि अगर हम 6.3 ग्राम ऑफ NaCO3 को लेंगे, ठीक है, और उसको CH3COOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, जो कि 15 ग्राम है। ठीक है, तो हमें 18 ग्राम तो रेजिड्यू मिल गया। अब हमें ये बताना है कि कितने ग्राम हमें CO2 मिला है। ठीक है, वो हमें बताना है। तो जो पहले वाले का जो आंसर है वो कुछ ऐसा है कि पहले वाले का आंसर, उसमें जो हमें तो सिंपल से जो हमने पहले भी सवाल किया उसकी तरह इसको ही आंसर सॉल्यूशन इसका भी लिख देना है। तो वही हमें 4.2 ग्राम NaCO3, और मतलब पहले हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट हम कैलकुलेट करेंगे। तो मास ऑफ NaCO3 का मास था 4.2 ग्राम और CH3COOH का मास था 10 ग्राम्स। तो उसको प्लस करेंगे तो 14.2 ग्राम्स आ जाएगा इसका। और मास ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारे पास आएगा वो कुछ है वो क्या कहते हैं, वो भी 14.2 ग्राम आएगा। 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 12 ग्राम रेजिड्यू, तो ये 14.2 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो जो अब हम देखेंगे, सिंस ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, हैंस इट इज इन एग्रीमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, अच्छा, ओके, ठीक। जैसा कि हमने सॉल्यूशन ए का तो देख लिया था, ठीक है, जो भी 14.2 ग्राम एक दूसरे के इक्वल आ गए थे, तो हमने स्टेटमेंट भी लिख दी थी। ठीक है, अब सॉल्यूशन बी, उसी क्वेश्चन एग्जांपल 2 के 2 पार्ट थे, तो सॉल्यूशन बी में ये है कि वही कि अगर 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3 अगर 15 ग्राम ऑफ CH3COOH के साथ रिएक्ट करता है, तो ये बताइए कि जब हमें अगर 18 ग्राम मिलता है
रेजिड्यू, तो CO2 कितना रिलीज़ हुआ, तो वो हमें बताना था। तो हम जानते हैं कि उसने ये बता रखा था कि ये एग्रीमेंट में है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये एग्री करता है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे या अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सॉल्यूशन में मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, जहाँ पे ठीक है तो मास ऑफ रिएक्टेंट जो 6.3 ग्राम ऑफ NaHCO3 प्लस में 15 ग्राम ऑफ CH3COOH इज इक्वल्स टू 18 ग्राम ऑफ रेजिड्यू प्लस x ग्राम ऑफ CO2। उसके लिए हम सबसे ऊपर एक लाइन लिखेंगे या बगल में लिखेंगे, वहाँ पे बगल में लिखी हुई है, ठीक है, वहाँ पे तो हम कहेंगे लेट अज्यूम दी मास ऑफ द CO2 बी 6x ग्राम, ठीक है। अब उसको मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट को इक्वल कर देंगे हम, जिसमें हम पाएंगे कि 21.3 ग्राम उधर 18 ग्राम, 21.3 में से 18 जाएगा, 3.3 ग्राम CO2 रिलीज हुआ है, ठीक है। वो हमारा एग्जाम्पल 2 हो गया। अब आगे एक और नया कानून है हमारा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो दिया गया है जोसेफ प्रोस्ट, ठीक है। इन साइंटिस्टों द्वारा किया गया 1754 से 96 तक जो जिए, मतलब हाँ, तो ये इन वैज्ञानिक ने जो दिया हमें जो रूल दिया, इसमें क्या उन्होंने क्या कहा था कि ऑल द केमिकल कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड बाय द कंपोजिशन ऑफ द सेम एलिमेंट्स टुगेदर इन अ सेम फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। तो इन्होंने ये कानून दिया है, ठीक है। तो उस कानून में क्या हुआ, मतलब वो कानून कहाँ तक एग्री किया, कब तक एग्री किया, तो ये कानून तो मान लिया गया, क्योंकि लेकिन ये कहीं कहीं वेरी करने लगा, ठीक है। इसकी कुछ क्या पाई जाने लगी, इसकी लिमिटेशन पाई जाने लगी। वो लिमिटेशंस क्या थी, वो लिमिटेशन ये थी कि अगर हम आइसोटॉप ले अगर कार्बन का, ठीक है, CO2 एक कंपाउंड है, अगर हम आइसोटॉप्स ले कार्बन के, तो CO2 और CO2 एक 12 ग्राम वाला होगा, एक 14 ग्राम वाला होगा, ठीक है। तो ये जो हो 12 ग्राम जो 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा नॉर्मल CO2 एनवायरनमेंट में वो, और एक आइसोटॉप वाला भी इसी एनवायरनमेंट में पाया जाता है, वो 14 ग्राम प्लस में 32 ग्राम। तो ये इन दोनों का रेशियो जो है ना फिक्स एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पे फिक्स मास रेशियो नहीं है, ठीक, जो कि जोसेफ प्रोस्ट ने कहा था अपने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिनाई हुआ, ये मतलब इसकी पहली लिमिटेशन है, वैसे 2 लिमिटेशन है, दूसरी अभी आपको बताते हैं। जी, जो पहला लिमिटेशंस था वो हमने कंप्लीट किया, जो था कि क्या कहते हैं कि आइसोटॉप का जो आ गया था हमारा मामला। वो दूसरा लिमिटेशंस वो ये है कि इसमें द एलिमेंट विल बी कंबाइंड इन अ सेम फिक्स रेशियो ऑफ मास, बट देयर विल बी डिफरेंस इन अ कंपाउंड। जो कंपाउंड हमें पाया वो कंपाउंड्स में डिफरेंस के ओकरेंस में डिफरेंस होगी। एक तरफ जो वही C2H5OH 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन और एक OH है, वो मिलके इथेनॉल है हमारा, ठीक है, उसका भी मास रेशियो वही आता है भाई, है ना। और बाकी वही 24, ठीक है, बाकी हाँ 24, 6 और 16 ऐसे है ना, काट के 12, 3, 8 आएगा रेशियो, उस दोनों का रेशियो सेम है। और दूसरा मिथॉक्सीमीथेन CH3OCH3, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि इसका रेशियो भी सेम है। देखो रेशियो सेम है, कंपाउंड डिफरेंस आया, ठीक है। तो ये एक और लिमिटेशन बन गई लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की, ठीक है, जो जोसेफ प्रोस्ट द्वारा दी गई थी 1754 से 1826 के बीच। तो ये सेकंड लिमिटेशन थी उसकी, ठीक है। अब उसके ऊपर सवाल जो एग्जांपल्स थे इसके ऊपर, वो एग्जांपल कुछ ऐसे थे कि अगर 1.375 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड अगर हम हीट करें, किसमें, हाइड्रोजन करंट में हीट करें, ठीक है, तो है ना, और एक दूसरा ठीक है 1.09 ग्राम ऑफ मिलता है हमें, कॉपर को हीट करें तो कॉपर ऑक्साइड हमें मिलेगा लगभग 1.098 ग्राम, ठीक है। वही अगर 1.179 ग्राम को अगर हम हीट करें, वो है कॉपर, ठीक है, उसको अगर हम रिएक्ट करवाएं और उसके नाइट्रिक एसिड के साथ, जो हमारा फिर बनेगा कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, तो उसको इग्निशन करेंगे, ठीक है। तो 1.475 के आसपास ग्राम हमें वो मिलेगा। वो इग्नाइट करने के बाद जो कंपाउंड हमें मिलेगा उसमें इग्नाइट कर दिया, 1.475 ग्राम हमें कॉपर ऑक्साइड मिला। तो हमें यह बताना है कि इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इसमें साबित करके बताना है, जो ये हमारा सवाल है, ठीक।